ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। तो चलिए, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ये हमारे बिहार में तो 15 मई तक पूरा लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे लॉकडाउन नहीं लगने दें और पढ़ते रहें। धीरे ही धीरे पढ़ें, कम ही पढ़ें लेकिन पढ़ते रहें। कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें। अगर आप कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो सिचुएशन थोड़ा सा पेंडेमिक है, तो इसे घबराना नहीं है, ये फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 20। ठीक है, इससे पहले हमने 19 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये जो एसके झा का रेलवे का समान विज्ञान है यानी जनरल साइंस का, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इससे बाहर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर है। हमने कहा है कि एकांक समय में तय किए गए वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? जब वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। त्वरण यही होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। ठीक है, अगर हम त्वरण की ऐसे ही मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसे ही मात्रक होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। यानी निकाय के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती होती है? तो संवेग क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं। संवेग होता है P बराबर mv। P बराबर mv होता है संवेग। यानी संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है वही संवेग होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है परिवर्तन दर किसके समानुपाती होती है? तो लागू जो निकाय के समय में परिवर्तन किसके बल के थी डैश के समानुपाती होती है? तो लागू जो बल लागू होता है उसके समानुपाती होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल डैश की विस्थापन होती है। जब विस्थापन कहाँ होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखिए, जब बल की दिशा में मान लीजिए हम यहाँ बल लगा रहे हैं, ठीक है, ये वस्तु अगर इधर घिसक जा रही है, यहाँ से इस वस्तु पे बल लगा रहे हैं और यहाँ से बल लगा रहे हैं, ये वस्तु इधर लग रही है, यानी जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं वस्तु उसी दिशा में अगर विस्थापन हो रही है तो कहा जाएगा कि कार्य क्या हो रहा है? धनात्मक हो रहा है। अब मान लीजिए आप यहाँ बल लगा रहे हैं, वस्तु इधर आ रही है तो वो धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं अगर वही दिशा में कार्य हो रहा है तो वो क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को बल लगाकर उसके दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के अंदर क्या महसूस करते हैं? वो महसूस करते हैं कि उनका वजन एकदम बिल्कुल जीरो है। क्या है? बिल्कुल जीरो है, यानी कि वो शून्य को ये करते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः कोणीय चाल से अगर 1/800 रेडियन पर सेकंड से अधिक हो जाती है तो व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीनता को अनुभव करता है। ठीक है, तो वहाँ पे अंतरिक्ष यान में कोई भी अंतरिक्ष यात्री, देखते हैं आप लोग देखे होंगे बहुत सारा मूवी कि आदमी जब अंतरिक्ष में जाता है तो बेल्ट वगैरह हुक किया रहता है वो हमेशा,
ताकि वो इधर उधर उड़ के ना चल जाए, ठीक है। तो वहाँ पे वो अपने भार को बिल्कुल शून्य महसूस करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? देखिए, जब भी किसी पिंड को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से हम डुबाते हैं तो पिंड क्या होता है, विस्थापित जो द्रव के भार के बराबर एक उत्प्रेक्षण बल का अनुभव करता है। ये सिद्धांत जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे निर्भर करता है, ठीक है, या आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम उसका घनत्व के बराबर हो जाता है। वॉल्यूम क्या होगा, उसके घनत्व के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किस पे उसका डिपेंड करता है, तो मास पर किलो पर यूनिट घनत्व पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। घनत्व एक अदिश राशि है, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो अधिक होता है। तत्व जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो अधिक होता है और जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 1.0 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा की जाती है। तो ठोस की शुद्धता जो होती है गलनांक बिंदु के द्वारा निर्धारित की जाती है या प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बल्ब का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर साधारण वायुमंडलीय दाब पर हम बात करें तो तापमान जिस ठोस पर पिघल कर द्रव बनता है वही क्वथनांक कहलाता है। तो गलनांक बिंदु हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। क्या बोल रहा है कि नहीं है, तो अनुप्रस्थ तरंग कौन नहीं है, प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है, विद्युतीय तरंग है। लेकिन जो ध्वनि तरंग है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, परंतु यह यांत्रिक तरंग नहीं है। प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग तो है लेकिन यांत्रिक तरंग नहीं है। जब हम तालाब में पत्थर को, शांत जल होता है उसमें पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। आप देखते हैं जब आप पत्थर फेंक के बीच में डालिएगा ना तो वो बीच से एकदम अजीब टाइप का एक ये दिखता होगा, अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनकी तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या हो जाएगी। देखिए नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी, तरंग के सिरों का वेग, तरंग के सिरों का वेग कितना है, 25। तरंग के सिरों का वेग बटा तरंग के ऊपरी सीमा यानी कि 100, यानी कि 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दिमाग में रखिए, तरंग के सिरों का वेग बटा तरंग के ऊपरी सिरा, नाव के हिलने की आवृत्ति यही होगी, तरंग के सिरों का आवेग वेग बटा तरंग की ऊपरी सीमा, बस 25/100 0.25 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लेंस में 2.0 डायोप्टर प्लस 2.0 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी। देखिए लेंस की किस्म, लेंस की क्षमता की बात की जाए तो P बराबर क्या होता है, 1/f। अब यहाँ फोकल लंबाई पूछ रहा है तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। P हमारा कितना दिया है, 1/2, तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो वह लेंस उत्तल होता है। ठीक है, अगर अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, बात को दिमाग में रखिएगा। अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो वो उत्तल होगा, अगर नेगेटिव में आता तो अवतल होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है? तो लिथियम नाइट्राइट का सूत्र होता है Li3n, यही होता है लिथियम नाइट्राइट। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है? बॉयल के नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नहीं। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, तो PV बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, क्योंकि PV बराबर कांस्टेंट होता है, यही बॉयल का नियम कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें P का अर्थ क्या होता है? देखिए, pH जो स्केल होता है तो P का अर्थ क्या होता है? तो P का जो अर्थ होता है ये पोटेंज होता है। ठीक है, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। P फॉर पोटेंज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? तो वह रासायनिक तत्व कौन सा है? तो हैनिंग ब्रॉन्ड द्वारा फास्फोरस की खोज की थी। तो फास्फोरस पहला तत्व है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूना पुताई के दौरान कैल्शियम OH2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। तो किसके साथ? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके साथ वो धीरे धीरे वो बन जाए। ठीक है, CaCO3 समुद्री जंतुओं के कवची का यह एक प्रमुख अवयव है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? यानी कि मैग्नीज के बारे में सही नहीं बात है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक, लोहा, टोस्टर इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है? बिल्कुल नहीं करता है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है, यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वही हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉल में कार्यरत समूह है? यानी कि प्रोपेनॉल में कार्यरत समूह जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल यानी कि कीटोन जो है वो प्रोपेनॉल में कार्यरत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कीटोन का सूत्र की अगर बात की जाए तो CnH2n+1CO होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाए जाते हैं? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी जिसका आदान प्रदान करके एक दूसरा यौगिक हम बना लें। ठीक है, अब मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिला के एक अलग बना लें, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना लें, तो इसका मतलब होता है कि आदान प्रदान करके द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि दो यौगिक को मिला के एक तीसरा यौगिक को हम क्रिएट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट। डैश मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो किसके? तो वो गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के
परिणाम स्वरूप ही बच्चा पैदा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि रक्त लाल संवहनी संयोजित उत्तक होता है, ये तो सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी ही गलत होगा कि वह शरीर का लगभग 17 से 18% होता है, यही सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास डिफरेंस डैश से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो ये कौन होता है? तो ये मूत्राशय होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लिया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये बीजवाहिका द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम अंडवाहिनी की संख्या को देखें तो इसमें कम से कम 2 होता है और यह 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका एक सिरा जो होता है गर्भाशय तथा दूसरा सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है, जो जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विविधता डैश है। विविधता क्या है? विविधता एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच का अंतर है, एक ही माता पिता के संतानों के बीच का अंतर है, ठीक है। तो और माता पिता और संतानों के बीच का अंतर है, यानी कि उपरोक्त जो है ये सभी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। ये क्या विषय था? तो वेटलैंड्स पानी की देखभाल करते हैं, ये विषय था। वर्ल्ड वेटलैंड डे यही विषय था कि वेटलैंड जो हैं वो पानी की देखभाल करते हैं। 2 फरवरी 2016 को विश्व भर में विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो चलिए वेटलैंड्स पानी की देखभाल करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।